1.5 लाख उलेमा ने तो एक बार में शहादत दी इस देश की आज़ादी के लिए। आप उनको आज पिन पॉइंट इस बात पे कर रहे हो, साहब हम आपके मदारिस का सर्वे करवाएंगे। ये क्या हो रहा है? सर्वे अगर होगा तो फिर सबका सर्वे होगा, फिर खाली मुसलमानों के लिए। दरअसल सर्वे वगैरह तो सब बहाना है। असली जो अटैक है वो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। वो असली अटैक आर्टिकल 30 पर है कॉन्स्टिट्यूशन के। पर क्वेश्चन ये होता है कि आपने इसके खिलाफ कोई भी अर्जी क्यों नहीं दी? तो आप खाली मुसलमानों को कैसे उसके अंदर पिन पॉइंट कर लिया कि साहब हम खाली मुसलमानों के जो मदारिस हैं उनका सर्वे करेंगे। जो भी स्कूल कॉलेज हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो मदारिस चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, और माइनॉरिटीज क्यों, आप सभी का सर्वे करिए। शुरू हो चुका है तमाम मदारिस का सर्वे और अब हर एक मदरसे में, और कहा जा रहा है कि वो मदरसे जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनमें खास तौर से टीम पहुंच रही है और सर्वे किया जा रहा है। चेक किया जा रहा है कि मदरसे की ज़मीन किसके नाम पर है, मदरसे में जो तालीम दी जा रही है वो क्या तालीम दी जा रही है, सिलेबस क्या है, कितने बच्चे हैं, कहां कहां से आए हुए हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो टीम कर रही है वो है फंडिंग को लेकर कि पैसा मदरसे के पास कहां से आ रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील शाहिद अली मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं, इस सर्वे को किस तरह से देखते हैं आप, क्या समझते हैं सर्वे क्यों हो रहा है? देखिए, सर्वे के लिए जो हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी जमातें हैं, अभी मैं पढ़ रहा था उनका कल महमूद मदनी साहब का, उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं सर्वे का, और भी बहुत सारे, हाँ अरशद मदनी साहब ने कहा हम स्वागत करते हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने कहा हम स्वागत करते हैं। दरअसल जो मुसलमान है ना हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में ही, बल्कि चूँकि कुरान को मानते हैं, कुरान हमें ये हिदायत देता है, हमें ये हुक्म देता है कि आप जिस भी लैंड में हो वहाँ के कानून को आप मानिए। तो जो भी फरमान सरकार का होता है, चाहे वो फरमान गलत है या सही है, उस फरमान को मानना होता है। अब वो फरमान अगर गलत है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट्स में, कोर्ट्स हमारे लिए खुली हुई हैं। और अगर वो फरमान फिर किसी भी फॉर्म में अगर फाइनली इस्टेब्लिश हो जाता है, फाइनली मान लिया जाता है कि हाँ साहब ये सही है, यानी कोर्ट्स मान लेती हैं, अदलिया मान लेती है, और अदलिया फिर ये हुक्म कर देती है कि आपने मानना है, तो फिर कोई उसके अलावा ऑप्शन नहीं है उसको मानने के अलावा। लेकिन साथ साथ एक दूसरी चीज़ है कि हमारे पास हमारे भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 30 है। दरअसल जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं उनको, चूँकि उन्होंने बड़ी लंबी जंग लड़ी थी देश की आज़ादी के लिए, और तमाम लोगों ने जंग लड़ी थी, मुसलमानों ने ख़ास तौर से, उलेमाओं ने ख़ास तौर से। अब सोचिए ज़रा, यहाँ से सहारनपुर से लेकर के लाहौर तक तमाम हर चौराहे पर, हर पेड़ पर उलेमाओं की लाशें टंगी हुई थी। तो इतनी कुर्बानियों के बाद देश आज़ाद हुआ था। लेकिन साथ साथ 1926 में हिंदू महासभा भी फॉर्म हो गई थी, और हिंदू महासभा भी अपनी कट्टरवाद की लड़ाइयाँ लड़ रही थी। तो उनको ये एहसास था कि कभी ना कभी तो ये लोग पावर में आएंगे, तो उन्होंने इसके इंतजामात कर दिए थे। ऐसे लोगों के इंतजामात एडवांस में कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में ये प्रावधान कर दिया गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, खाली मुसलमान नहीं, वो क्रिश्चियंस भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं। जैन अपने आप को हालांकि आजकल हिंदू मानने लगे हैं, बट जैन को भी कानूनन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अल्पसंख्यक माना जाता है, माइनॉरिटी माना जाता है। मुसलमान हैं, वो अपने अपने मदारिस या स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं, अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं, उसमें कोई भी हर्डल किसी भी तरह की खड़ी नहीं कर सकता। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, ये शायद इन लोगों को चुभ रहा है, तो उसको निकालने की कवायद। दरअसल सर्वे वगैरह तो सब बहाना है। असली जो अटैक है वो हम लोग नहीं समझ रहे हैं। वो असली अटैक आर्टिकल 30 पर है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 30 को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत है, हमें पूरा यकीन है अपनी अदलिया पर भी और हमारे हिंदुस्तान के बाकी लोगों पर भी। देखिए, जो सांप्रदायिक किस्म के लोग हैं बहुत कम हैं, उनकी अक्सरियत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मेजोरिटी है, जो देश की गंगा जमनी तहजीब को प्यार करती है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्यार करती है, देश को जोड़ के रखने में विश्वास करती है, उनके वोटों को बिखेर दिया गया, उनके वोटों को डिवाइड कर दिया गया 3, 4, 5, 6 जगह। बहुत सारी पार्टियां खड़ी कर दी गई, बहुत सारे ठेकेदार खड़े कर दिए गए। कोई इस्लाम का लम्बरदार बन के आ गया है, कोई दलित समाज का लम्बरदार बन के आ गया है, कोई किसी का। तो बेसिकली होता क्या है, जो सेकुलर वोट कम हो जाता है डिवाइड होकर,
और ये थोड़े से लोग हैं ये सत्ता में आ जाते हैं। अच्छा, ये भी मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ अरशद मदनी साहब का आपने जिक्र किया था अपने शुरू के बयान में, जैसे ही आपने शुरू किया, अरशद मदनी साहब ने और महमूद मदनी साहब ने जब जमीयत में बैठक की थी, हंगामी इजलास किया था, उसमें तमाम मदारिस के जो मुहतमिम हैं उन्हें बुलाया था, तो वहाँ ये तय हुआ था कि अगर नीयत की बात आ जाएगी, सर्वे तो ठीक है, इस्तकबाल है, लेकिन बात नीयत पर आकर खड़ी हुई थी। उसके बाद कई जगह जो टीम पहुंची उसे विरोध का सामना भी करना पड़ा कई मदरसों में। तो अब अरशद मदनी साहब का जो बयान आया है उसको आप कैसे समझते हैं? सही समझते हैं? वो कह रहे हैं कहीं विरोध नहीं होगा, हम स्वागत करते हैं खुले दिल से। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान कानून को मानने वाले लोग हैं, और जो कानून को मानने वाले लोग होते हैं, कोई भी कानून की आड़ में किसी भी तरह का कानून उसको बनाया जाए, यानी कानून का मतलब ये नहीं होता कि कानून सही कानून है, गलत कानून भी बनाए जाते हैं। अब गलत कानून बन गया तो उस गलत कानून को अपोज करने का हक है हमारा कानून के मुताबिक ही। कानून हमें क्या हक देता है कि हम उसको कोर्ट के अंदर अपोज करें। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो उसमें लगाएं कि साहब ये कानून सही नहीं बनाया, इसको रद्द कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जहाँ आर्टिकल 32 में कि साहब ये कानून सही नहीं बनाया, इसको रद्द कर दिए। बहुत सारी पिटीशन आपने सुनी भी होंगी कि कानून के खिलाफ बहुत सारी पिटीशंस ऑनरेबल कोर्ट्स में पेंडिंग है, कानून सही नहीं बना है। ये रही बात ये वाली कि कानून गलत बना या कानून सही बना, लेकिन जब तक उस कानून पर कोई भी फैसला ना आ जाए कि वो कानून सही बना या गलत बना, तब तक वो कानून मान्य होता है। तो सरकार का ये हुक्म कि साहब हम सर्वे करवाना चाहते हैं और इस पे मुस्लिम बॉडीज़ का ये रुख कि सर्वे का वेलकम है, ये पूरी तरह से कानून सम्मत है, इसमें कोई बात नहीं है। बाद से आगे की बात है जो मैं अभी कह रहा था आपसे कि इंटेंशंस, जब हमें आर्टिकल 30 एक राइट देता है, आर्टिकल 30 राइट देता है, तो मैं क्वेश्चन मार्क ये करता हूँ, मैं जिनका आपने अभी नाम लिया मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मदनी साहब की बहुत एहतराम करता हूँ और तमाम देश के लोग भी एहतराम करते हैं, बट क्वेश्चन ये होता है कि आपने इसके खिलाफ कोई भी अर्जी क्यों नहीं दी? इस सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ कोई भी आपने अर्जी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दी? भाई आपके पास में हक है ना ये बात कहने का कि साहब आपका ये ऑर्डर गलत है। जब ये ऑर्डर गलत आप मानते हैं क्योंकि आर्टिकल 30 के खिलाफ है ये चीज, मेरा अपना मानना ये है, जब मेरा मानना ये आर्टिकल 30 के खिलाफ है तो उसको चैलेंज करना चाहिए। उस चैलेंज के बाद में कोर्ट का जो भी कुछ उसमें ऑर्डर होगा वो ऑर्डर सबके लिए मान्य होगा। मैं आपको मिसाल के लिए बता दूं, मोदी जी ने जब सरकार में आए थे तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि साहब जजों का अपॉइंटमेंट जजेस नहीं करेंगे, जो कॉलेजियम सिस्टम है वो खराब है। उस कानून को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ख़त्म किया। तो इसी तरह से इसको भी, इस आदेश को भी, जो आदेश मेरा ख्याल ये है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, वो कोई एक्ट बना करके ऑर्डर पास नहीं हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को चैलेंज करना तो और भी आसान है। आप उसे क्यों नहीं उसको अपोज कर रहे, आप उसे क्यों नहीं उसके खिलाफ अपील फाइल कर रहे? ये कहना तो सही बात है कि साहब हम कानून का सम्मान करते हैं, बिल्कुल हम भी सम्मान करते हैं कानून का, लेकिन आपके पास सिर्फ राइट्स हैं और आपको लगता ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक आपका वायलेशन करने जा रही है, आर्टिकल 30 का वायलेशन होने जा रहा है, तो फिर आप क्यों नहीं करें? देखिए आर्टिकल 30 का वायलेशन कैसे है कि आपने जब तमाम माइनॉरिटीज़ को अपनी अपनी इंस्टीट्यूशंस बनाने का हक है अपनी चॉइस के मुताबिक, तो आप खाली मुसलमानों को कैसे उसके अंदर पिन पॉइंट कर लिया कि साहब हम खाली मुसलमानों के जो मदारिस हैं उनका सर्वे करेंगे, और बाकी माइनॉरिटीज़ का भी करिए ना। और माइनॉरिटीज़ क्यों, आप सभी का सर्वे करिए, आप सभी का सर्वे करिए। जो भी स्कूल कॉलेज हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो मदारिस चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, सबकी ज़मीनें कहाँ से आई, उनको फंडिंग कहाँ से होती है, इतने सारे मदारिस या इतने सारे स्कूल आरएसएस भी चलाती है, ज़रा उसकी भी करके देख लीजिए। तो इक्वलिटी की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वलिटी की बात करता है और फंडामेंटल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो समानता की बात है, जो इक्वलिटी की बात है। तो किसी चीज़ को पिन पॉइंट कर लेना आप खाली मुसलमानों को करेंगे, इसका मतलब मुसलमानों को कटघरे में डाल लें, इसका आप मुसलमानों को ये मान रहे कि मुसलमान देश के लिए हितकारी नहीं है, देश के लिए घातक है, तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप मुसलमानों को, जिन लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी फैमिली में से भी कुर्बानियाँ हुई देश की आज़ादी के लिए, और अकेले उलेमाओं ने 1.5 लाख उलेमाओं ने तो एक बार में शहादत दी इस देश की आज़ादी के लिए। आप उनको आज पिन पॉइंट इस बात पे कर रहे हो साहब हम आपके मदारिस का सर्वे करवाएंगे, ये क्या हो रहा है?
तो ये बेसिकली आर्टिकल 30 का, आर्टिकल 14 का सीधे सीधे उल्लंघन है और इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए कि सर्वे अगर होगा तो फिर सबका सर्वे होगा, फिर खाली मुसलमानों के लिए क्यों। मैं ये पूछूंगा आपसे कोर्ट में जाने वाली बात, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लोग तो साफ कह चुके हैं कि मदारिस से जो तालिब इल्म पढ़ के निकलते हैं और मुसलमान बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनका भविष्य ख़राब हो जाता है, वो देश के लिए नुकसान पैदा करते हैं और आतंकवाद की तरफ उनके तार जाके जुड़ते हैं। और असम में यही हुआ, असम में 4 मदरसे जो तोड़े गए वो इसी बुनियाद पर तोड़े गए और अब जिनका सर्वे हो रहा है उसमें से भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि 2 मदरसे तोड़ दिए गए हैं। तो वो तो साफ कह चुके हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो बता चुके हैं कि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। तो उनके बताने से या उनके कहने से सारे मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं? अगर कहीं से कोई आतंकवादी निकले हैं तो उनके खिलाफ कानून एक्शन लेगा, जाहिर बात है। और आतंकवादी सिर्फ मदरसों से निकलते हैं, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आप मुझे बताइए कि खाली मदरसों से आतंकवादी निकले। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता और मदरसों में बेसिकली जो पढ़ाया जाता है वो आतंकवाद कभी नहीं हो सकता। लेकिन आपने जिनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं, आपने जो कहा ना मदरसों से आतंकवादी निकले हैं, बिल्डिंग तोड़ दी, अभी वो इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात को टेस्टिंग होती है ऑनरेबल कोर्ट्स में, जब सबूत पेश किए जाते हैं, जब वहाँ पर उनको सज़ा हो जाए तब जा कर के। और ये जो बुलडोजिंग करने वाली चीज़ है ये तो अपने आप में कानून के खिलाफ है। तो आपके पास में आज अगर पावर है, आपको आज सत्ता आ चुकी है, सत्ता मिल गई है, तो आप सत्ता के नशे में इस कदर मदहोश हो चुके हो कि आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। क्या फ़र्क है फिर आप में और माफिया में? कोई फ़र्क नहीं है आप में और माफिया में, अगर आप कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे हो। अगर कहीं से कोई आतंकवादी निकलता है उसको कानून के ख़िलाफ़, कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ा दीजिए। हम उस सज़ा के बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम आपके साथ में खड़े होंगे। लेकिन ये कहना कि साहब तमाम मदरसों से आतंकवादी निकल रहे हैं इसलिए हम इनको तोड़ देंगे क्योंकि अभी इल्ज़ामात हैं। हमने वकालत में रात दिन देखते हैं किस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, किस तरह से क्या चीज़ होती हैं। इल्ज़ामात झूठे भी लगाए जाते हैं, इल्ज़ामात पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं और इल्ज़ामात दूसरे किसी और प्रेशर में भी लगाए जाते हैं। कई बार इल्ज़ामात सही भी होते हैं। तो पहले तो उसकी टेस्टिंग होनी है। जो ऐसी टेस्ट होता है वो ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर होता है कि वो इल्ज़ामात सही है या गलत है। इल्ज़ामात सही अगर पाए जाते हैं आप बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन किसी इस बुनियाद पे कि साहब हमारी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये इन्वेस्टिगेट किया और कुछ लड़के मुलव्विस पाए गए इसलिए हम सारे मदरसों को तोड़ देंगे या ये इस तरह के इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये कहीं भी कानून सम्मत बात नहीं है। अब बताइए, जो कोर्ट जाने की बात आप कर रहे थे, आखिरी सवाल है आपसे ये मेरा, कि आपने कहा कि जमीयत को कोर्ट जाना चाहिए था और कोर्ट में जाकर उन्हें इस चीज़ के खिलाफ लड़ना चाहिए था, क्योंकि हम भी ये देखते हैं और आप भी देख रहे हैं कि जमीयत हर चीज़ को कोर्ट से उसका समाधान निकालने के हक़ में नज़र आती है, वो सड़क पर उतरने के समर्थन में नहीं होते हैं। तो अब क्या मामला है कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक कोर्ट का रुख नहीं किया गया, कोर्ट का मूव नहीं किया गया और फिर सरकार के फैसले का स्वागत भी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ा दिल भी दिखाया जाएगा, उसके अलावा ये कि कोई विरोध नहीं करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इस बात का जवाब तो जमीयत देगी कि जमीयत कोर्ट में क्यों नहीं जा रही। इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन जमीयत का नहीं हूँ। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि खाली जमीयत ही क्यों कोर्ट में जाएगी, बाकी मदारिस क्यों नहीं कोर्ट में जा सकते? जो और लोग मदारिस चला रहे हैं वो लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? या शाहिद अली एडवोकेट कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? खैर, मेरे पास तो वजह है मैं कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जब अरबी फ़ारसी IAS IPS के एग्ज़ाम से निकाली थी भारत की सरकार ने 2014 से पहले, तो हमने उसको PIL में चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले हमारे फेवर में ऑर्डर किया, फिर दोबारा रिप्रेजेंटेशन के बाद में दोबारा ऑर्डर होने के बाद जब हम हाई कोर्ट के अंदर दोबारा गए तो ऑनरेबल डिवीज़न बेंच ने एक ऑर्डर किया जिसमें ये कहा कि शाहिद साहब तो अरबी फ़ारसी पढ़ते नहीं हैं, तो शाहिद साहब का कोई लोकस नहीं बनता है इसको चैलेंज करने का कि अरबी फ़ारसी IAS IPS के एग्ज़ाम से निकाल दी गई। अगर उसमें किसी भी अरबी फ़ारसी पढ़ने वाले बच्चे ने जो IAS की तैयारी कर रहे थे चैलेंज कर दिया होता तो आज अरबी फ़ारसी IAS IPS के एग्ज़ाम में इंक्लूडेड होती, जो हमने वो लड़ाई उसके अंदर लड़ी थी। हम पूरे मुल्क भर के अंदर घूमे, हमें कोई भी IAS की इसके अरबी फ़ारसी का बच्चा नहीं मिला जो उसको चैलेंज करने के लिए तैयार हो। दरअसल एक डर का माहौल है और इतनी ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, इतने ज़्यादा डिफेंसिव उस पर आ गए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कानून को मानना हमारा फ़र्ज़ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन कानून हमें कुछ हक भी देता है। उस डर की वजह से अपने हम हकों को भी भूल करके
सिर्फ कानून की बात, यानी कि कोई बात कानून सम्मत है या नहीं है उसमें भी नहीं जाते, कोई बात या कोई ऑर्डर कानून के ख़िलाफ़ अथॉरिटी ने पास किया उसमें भी नहीं जाते, साहब ये ऑर्डर इसलिए मान रहे हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि आपके सवाल का जवाब कि इसमें जमीयत क्यों कोर्ट में नहीं गई, ये जमीयत देगी। दूसरी बात, बाकी मदारिस को अगर ये बात लगती है कि साहब कुछ भी कानून के ख़िलाफ़ बात नहीं है तो फिर हम लोग बात क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर कानून के ख़िलाफ़ उन्हें लगती है तो कोर्ट में जाने का उनका अपना हक है, वो कोर्ट में जा सकते हैं। चौथी बात, मैं कोर्ट में क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं मदारिस नहीं चलाता हूँ, ना मदारिस चलाने से मेरा कोई रिश्ता है। मैं कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी एक कोर्ट का ऑर्डर मेरे खिलाफ इस बात पे है कि मैं अरबी फारसी नहीं पढ़ता, इसलिए मैं प्यार नहीं डाल सकता। तो इसलिए मेरा ये अपनी बात को साफ करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरा अपना मानना ये है कि जो भी कोई ऑर्डर है, अगर वो ऑर्डर सबके लिए हो, तमाम मदारिस यानी तमाम स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन सबके लिए, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो RSS के हों, या वो दूसरी जमातों के हों, या क्रिश्चियंस के हों, या पारसियों के हों, या जैनियों के हों, या हमारे हिंदू भाइयों, किसी के भी हों, अगर सबके लिए कोई ऑर्डर है तो फिर वो सब पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए, एक साथ लागू होना चाहिए। लेकिन आप अगर किसी को पिन पॉइंट कर रहे हो कि हम खाली इनके करवाएंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सीधे सीधे उल्लंघन है, जिसके खिलाफ ज़रूर कोर्ट के अंदर हमने अर्जी लगानी चाहिए। शुक्रिया शाहिद साहब बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ एडवोकेट शाहिद अली थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि अगर मदरसों का सर्वे करा रही है सरकार तो फिर सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों, क्योंकि तमाम मज़ाहिब अपने अपने मज़हब की तालीम इस तरह के स्कूलों के ज़रिए देते हैं, और ख़ास तौर से RSS के भी इस तरह के कई स्कूल और ट्रेनिंग सेंटर हैं जो चलाए जाते हैं। तो फिर मदरसों का सर्वे हो रहा है तो RSS के शाखाओं का और ख़ास तौर से उनके ट्रेनिंग सेंटर्स का सर्वे क्यों नहीं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।